हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यूपी टेट 2026 के अंतर्गत ईवीएस की हमारी तीसरी क्लास और इस क्लास में इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। इनकी चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? ऑप्शन ए हेमवती नंदन बहुगुणा, ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी मदर टेरेसा या फिर ऑप्शन डी महात्मा गांधी। बात करें चिपको आंदोलन के प्रणेता की तो कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए, बात करें चिपको आंदोलन की तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1964 में हुई थी। वो भी कब? दासोली ग्राम में हुआ था। ठीक है। और चिपको आंदोलन 1973 में वनों की कटाई के विरोध में इसकी औपचारिक रूप से शुरुआत हो गई थी। कब? 1973 में। 1973 में क्या होता? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर बहुत बार पूछा गया है आप सबके एग्जाम में। दूसरा प्रश्न है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। तो इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति कैसी है? मतलब वो क्या है? विटामिन है, प्रोटीन है, वसा है या कार्बोहाइड्रेट है? तो इंसुलिन क्या है? एक प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। यानी कि पौधों में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वह कहाँ पे होता है? तो कह रहे मूल, शीर्ष में, परागकणों में, तने में या परागकोश में। देखिए, यहाँ परागकण है और यहाँ परागकोश है। तो कहाँ पे होता है पौधों में अर्धसूत्री विभाजन? कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन पौधों में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर की बात कर रहे हैं। इसमें से कौन से जो है प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राथमिक उपभोक्ता है? मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी या फिर डेट्रीवोर? तो कौन से हैं इनमें से? ऑप्शन सी राइट आंसर है। शाकाहारी जो होते हैं, क्या होते हैं? ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है। जो क्या खाते हैं? शाकाहारी। जो जो चीज़ें शाकाहार में क्या आती हैं, जैसे वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये सभी शाकाहार में आते हैं। आगे देखते हैं पांचवें प्रश्न को। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है। यानी कि अगर किसी को ज्वर हो, बुखार हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा अधिक प्रयोग कौन सी दवा की जाती है? ब्रुफेन है, बी कॉम्प्लेक्स है, पैरासीटामॉल है, लिव 52 किसके? लिवर के लिए है। लेकिन बात करें कि ज्वर नियंत्रण के लिए, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, पैरासीटामॉल। ये किसके लिए होता है? ज्वर नियंत्रण के लिए होता है पैरासीटामॉल। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। छठा प्रश्न है, दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? यानी कि दही के निर्माण के लिए इसमें से कौन सा सूक्ष्मजीव जो है उत्तरदायी है? देखते हैं, एस्परजिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, रेट्रोवायरस, लैक्टोबैसिलस। तो कौन सा है दही निर्माण के लिए? लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। सातवां प्रश्न हमारा है, रुधिर मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक की? बहुत इंपॉर्टेंट है यह, जी के जीएस में भी पूछा जाता है इस प्रश्न को कि मानव रुधिर की खोज किसने किया था? तो ये कार्ल लैंडस्टीनर ने, जेनिंग्स ने, पेंटेनोमॉस ने या कार्ल मार्क्स ने? तो किसने किया था मानव रुधिर की खोज? ऑप्शन ए राइट आंसर है, लैंड स्टीनर ने इसकी खोज किया था। ठीक है, आगे देखते हैं आठवें प्रश्न को। आठवां प्रश्न है हमारा, प्याज, आलू, अदरक है। यानी कि प्याज, आलू, अदरक क्या है? जड़ है, तना है, अपस्थानिक जड़ें हैं या शल्कपत्र हैं? तो प्याज हो गया, अदरक हो गया, आलू हो गया, ये सभी क्या है? तना है, स्टेम है। ठीक है, क्या होते हैं? ये तना होते हैं, स्टेम होते हैं। आगे देखते हैं नवा प्रश्न हमारा, एक कोशीय सूक्ष्म जीव है। तो कौन सा एक कोशीय सूक्ष्म जीव है? स्पाइरोगाइरा, विषाणु, पैरामीशियम या फिर हाइड्रा? तो एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव कौन सा? ऑप्शन सी राइट आंसर है, पैरामीशियम जो है एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? यानी कि कौन सा जो इसमें से प्लांट है जिससे साबुन बनता है? रुद्राक्ष है, रीठा है, तेंदु या उपरोक्त सभी हैं? तो किससे साबुन बनता है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, रीठे से क्या बनता है? साबुन बनता है। ऑप्शन सी हमारा जो क्या होगा? राइट आंसर होगा। सॉरी, ऑप्शन बी हमारा
राइट आंसर होगा। 11वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित वाहनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है, यानी कि पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है? डीजल है, पेट्रोल है, द्रवित पेट्रोलियम गैस है, या संपीड़ित प्राकृतिक गैस है? तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। क्या है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यानी कि CNG जिसे हम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG। यह पर्यावरण के ज़्यादा अनुकूल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। 12वां प्रश्न हमारा है, किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन देखिए, जब से हमने इस सीरीज को शुरू किया है अब से ये 3 बार, यानी कि हर प्रैक्टिस सेट में ये देखने को मिला है, 3 बार ये प्रश्न आ चुका है कि किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र, या इनमें से कोई नहीं। तो किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? इनमें से कौन से पौधे हैं जो दूर दूर तक प्रसारित होते हैं? तो देखिए, बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, या कायनिक जनन द्वारा वितरित। तो कौन से होंगे? तो फल द्वारा जो प्रकीर्णित होंगे वह दूर दूर तक जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। 14वां प्रश्न है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहजीवी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इसमें मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस प्रश्न में। कह रहे कि जब एक जीव लाभ ले रहा है लेकिन दूसरे सहजीवी जीव को प्रभावित किए बिना, तो क्या कहलाता है? परजीवी, सहभोजी, मृतोपजीवी, या सहजीवी। तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं, जब एक जीव लाभ ले रहा है वो दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? बगैर प्रभावित किए, तो इसे हम सहभोजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहभोजी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, सहजीवी एक वर्ड है, जब बच्चे ज़्यादातर कन्फ्यूज होता है सहजीवी में। सहजीवी में क्या होता है कि दोनों लाभ लेते हैं, जो दोनों होंगे तो दोनों जीवों को लाभ मिलता है। और सहभोजी में क्या है? एक लाभ लेता है और दूसरे को लाभ नहीं मिलता है, सिर्फ एक को लाभ मिल रहा है। तो सहजीवी और सहभोजी में अंतर एकदम एग्जैक्ट समझ जाइएगा। 15वां प्रश्न है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है, यानी कि जो है मोर, पिकॉक क्या है? तो पिकॉक किसको खा रहा है? स्नेक को खा रहा है। पिकॉक स्नेक को खा रहा है। और स्नेक किसको खा रहा है? इंसेक्ट को खा रहा है, कीड़ों को खाता है। और कीड़े जो ये इंसेक्ट है ये किसको खा रहे हैं? ग्रीन प्लांट को खा रहे हैं। तो मोर का पोषण तल क्या है? यानी कि मोर जो है पोषक इनमें कहाँ पे है? टॉप पे है, सबसे नीचे है, या कहाँ पर है मोर? तो मोर कहाँ पे होगा? प्राथमिक उपभोक्ता है? बिल्कुल नहीं। अंतिम अपघटक? तो बिल्कुल नहीं है। प्राथमिक अपघटक ये भी नहीं है। ये कहाँ पे है? तो खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर, टॉप पर ही तो है मोर। कहाँ पे है? टॉप पर है, शीर्ष पर है। 16वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? यानी कि कायांतरित सेल का उदाहरण कौन सा है? तो इनमें से बताइए। बलुआ पत्थर है, ग्रेनाइट है, संगमरमर है, और चूना पत्थर है। तो कायांतरित सेल, इसे रूपांतरित सेल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रूपांतरित सेल भी कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर। संगमरमर जो है ये क्या है? कायांतरित या रूपांतरित सेल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 17वां प्रश्न है, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? इनमें से कौन सा लवण जो है महासागरों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? ऑप्शन ए है मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो सबसे ज़्यादा महासागरों में क्या पाया जाता है? ऑप्शन डी राइट आंसर है। सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 18वां प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट है। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा में जो जितनी भी बैठकें होती हैं उसकी अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या भारत के मुख्य न्यायाधीश, जिसे हम क्या कहते हैं? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो कौन करते हैं राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता? उपराष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन ए हमारा क्या है? राइट आंसर है। 19वां प्रश्न है, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? यानी कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी फैली हुई है? तो कौन सी है? काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल,
जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या बलुई मिट्टी? तो अगर बात करें ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा, इसे एलुवियल सॉइल भी कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा इसका विस्तार है और यह सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी में क्या होती है, इसकी जल धारण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है और इसमें कपास की खेती की जाती है। पूछा गया है ना कि स्वतः जो जुताई की मृदा या फिर सबसे ज़्यादा जल धारण करने वाली मृदा कौन सी है, तो ये ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टी है। याद रखिएगा, सुपर टेट के लिए भी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। 20वां प्रश्न है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहा जाएगा? जो हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं तो उन्हें प्रथम चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता या फिर उपभोक्ता। इनमें से ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, प्रथम चरण के उपभोक्ता कहे जाते हैं ये। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। 21वां प्रश्न हमारा है, प्लेग है, यानी कि प्लेग एक क्या है, कैसी बीमारी है ये प्लेग? तो देखिए प्लेग क्या है, प्लेग जो है सी, ऑप्शन सी राइट आंसर है, जीवाणु जनित है। कैसा है? जीवाणु जनित है। 22वां प्रश्न है, गैसीय अपशिष्ट है, तो इनमें से कौन सा जो है गैसीय अपशिष्ट है? सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा या लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं? तो इनमें से गैसीय अपशिष्ट कौन सा है? तो देखिए यहाँ लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं यह गैसीय अपशिष्ट है। 23वां प्रश्न है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या होगी? देखिए, परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान का अजीवी घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, या जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। क्या होगा इकोसिस्टम का सही परिभाषा? जीव समुदाय और उसके वातावरण का क्या संतुलित तंत्र होना चाहिए। ठीक है, 24वां प्रश्न हमारा क्या है, 24वां प्रश्न है, मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो सबसे बड़ा लाभ क्या है? शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, शरीर का भार कम होना, या हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं, या फिर ऑप्शन हमारा क्या है डी, अधिक तेज चाल। तो क्या हो जाएगा सबसे ज़्यादा? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 25वां प्रश्न है, 25वां प्रश्न है हमारा, भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? यानी कि भूकंप किससे मापा जाता है? फिजियोग्राफ से, सिस्मोग्राफ से, कार्डियोग्राफ से, बायरोग्राफ से? तो भूकंप हम किस में मापते हैं? सिस्मोग्राफ से मापते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। 26वां प्रश्न है, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? यानी कि सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? मंगल है, बृहस्पति है, शुक्र है या बुध? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन इनमें से पूछा है सबसे निकटतम ग्रह सूर्य से, तो कौन सा है? बुध है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, बुध जो है सूर्य के सबसे निकटतम है। शुक्र को सांझ का तारा, भोर का तारा, सौंदर्य का देवता, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। ये सभी पूछा जाता है शुक्र के बारे में। ठीक है, 27वां प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ये प्रश्न भी आपको अब तक हमारे प्रैक्टिस सेट में 2 बार मिल चुका है ये। ठीक है, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में? तो गिर राष्ट्रीय पार्क जो है कहाँ पे है? यह गुजरात में है। किसके लिए? एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। पूछा गया है प्रश्न कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? एशियाई शेरों के लिए है। 28वां प्रश्न है, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है इनमें से? निरीक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन करना, देखना, तो उसकी क्या विशेषता नहीं है? यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, या प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में कार्य करता है, या शिक्षक प्रशासक के रूप में होता है। तो निरीक्षण की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ऑप्शन सी ही हमारा राइट आंसर है। अब देखते हैं 29वें प्रश्न को। 29वां प्रश्न क्या है, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है, यानी कि समस्या समाधान विधि का गुण क्या है? तो देखते हैं। ऑप्शन ए लक्ष्य केंद्रित विधि, ऑप्शन बी है सर्जनात्मक विधि, चयनात्मक विधि, या फिर उपयुक्त सभी? तो इसमें ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी सही हैं। ठीक है, अब आज का अंतिम प्रश्न है हमारा 30वां, प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। क्या है प्रेक्षण विधि की सीमाएं? यह विधि मितव्ययी नहीं है, इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद से इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है, या उपयुक्त सभी? तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर, इसमें उपयुक्त सभी सही है। प्रेक्षण विधि की ये सभी सीमाएं हैं। ये थी हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, अपनी तैयारी को और अच्छे से करते रहिए।